नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल VCS अकेडमी पर। और आज की इस वीडियो में हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा आयोजित भौतिक विज्ञान के प्रश्न पत्र का सॉल्यूशन यहाँ पर लेकर आए हैं। देखिए, ये जो प्रश्न पत्र है वो आज दिनांक 20/3/2023 को संपन्न हुआ है। 2023 की बोर्ड एग्जाम के इस प्रश्न पत्र का हम सॉल्यूशन लेकर आए हैं। विद्यार्थियों, इसमें कुल मिलाकर आपको 20 क्वेश्चन मिले हैं और आपको टाइम मिलता है 3 घंटे और 15 मिनट का, और टोटल जो अंक हैं वो हैं 56 अंक। तो एक एक करके इन सभी, बिना किसी कोई देरी किए हुए एक एक करके इन सभी क्वेश्चंस को हम सोल्व कर लेते हैं। विद्यार्थियों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको आगे की वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। चलिए पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, सेक्शन ए के हम यहाँ पर क्वेश्चंस ले लेते हैं। पहला जो क्वेश्चन है उसमें हमें 9 पार्ट मिलने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। एक एक करके देख लेते हैं। इसका पहला पार्ट देखिए कि मुक्त आकाश या निर्वात की विद्युतशीलता का SI मात्रक है, SI मान है। तो देखिए 8.854 इंटू 10⁻⁻12 है, कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन स यहाँ पर सही हो जाएगा। और मुझे उम्मीद है विद्यार्थियों, आप सभी विद्यार्थी इसको पूर्णतः अच्छे से सही करके आए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि नीचे प्रदर्शित चित्र में रंग सूचक प्रतिरोधक में प्रतिशत सहनता टॉलरेंस होगी, सहायता सहनशीलता कितनी होगी। यहां पर कलर देखिए, पहला कलर बैंगनी है, दूसरा कलर पीला है, भूरा है, सुनहरा। तो इस सुनहरे कलर को देखते हुए हमें सहनशीलता यहां पर बतानी है। तो देखिए विद्यार्थियों, सोने के लिए जो सहनशीलता है वो 5% होती है, तो इसमें ऑप्शन बी यहाँ पर सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लोहे का क्यूरी ताप कितना होता है? ये हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस में से शामिल हैं, काफी इजी पेपर आया है। लोहे का क्यूरी ताप होता है 1043 केल्विन होता है। इसे आप डिग्री सेंटीग्रेड में 760 डिग्री सेंटीग्रेड भी पुट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि प्रत्यावर्ती धारा I बराबर 200 साइन 60 पाई टी प्लस π/6 में विद्युत धारा की आवर्ती होगी। तो देखिए यहां पर जो टी के गुणज में जो राशि है ये ओमेगा है, और ओमेगा बराबर हमें 60 पाई टी दे रखा है। हम जानते हैं 60 पाई दे रखा है, तो यहां से ओमेगा बराबर होता है 2πf बराबर 60 पाई, और f बराबर आ जाएगा 60 पाई बट्टे में 2 पाई। तो ये आ जाएगा 30 हर्ट्ज। ऑप्शन द यहां पर सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वैसे विद्यार्थियों, ये जो प्रश्न है FM प्रसारण के लिए संचार आवर्ती बैंड प्रास है। वैसे ये जो पुरानी जो NCERT की किताबें चलती थी उसमें इनकी प्रास हमें दे रखी थी। एक संचार व्यवस्था नाम से चैप्टर चलता था। अब ये जो चैप्टर है वो सिलेबस में रहा भी नहीं है, लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन उस चैप्टर में से आ गया है। अब ये चैप्टर सिलेबस में नहीं है, फिर भी इस क्वेश्चन को पूछ लिया गया है। मैं इसका वैसे आंसर बता देता हूं। वैसे कायदे से बोर्ड को इसका एक बोनस अंक देना चाहिए क्योंकि ये आउट ऑफ सिलेबस आया है। और इसकी जो आवर्ती प्रास है 88 से 108 मेगाहर्ट्ज। आपने FM रेडियो के सुनी होगी 93 FM, ऐसे 98.5 FM, रेडियो मिर्ची, रेडियो जॉकी, ऐसे अलग अलग सुने होंगे। तो उनकी जो आवर्ती है वो 108 तक होती है, 88 से 108 तक होती है। तो ऑप्शन से यहां पर सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होगी जिसकी क्षमता 2.5 डायप्टर है? देखिए, हमें फोकस दूरी पूछी है तो P बराबर होता है 1/f, तो f बराबर हो जाएगा 1/में P। तो यहां पर P की जो वैल्यू है वो है 2.5। ये हमारे पास में आ गई है 10/25 मीटर। इसे हम 1000/25 सेंटीमीटर भी पुट कर सकते हैं। यहां से 25 का भाग लगाएंगे तो ये 40 आ जाएगी। और देखिए प्लस में ही इसकी आने वाली है, तो ऑप्शन द यहां पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 2 पाई कलांतर के तुल्य पथांतर होगा। तो देखिए
पथांतर, पथांतर का फॉर्मूला होता है जिसे हम डेल्टा से पुट कर सकते हैं, ये होता है लैम्बडा अपॉन में 2 पाई इंटू कलांतर, इंटू कलांतर। तो यहां से लैम्बडा अपॉन में 2 पाई, कलांतर हमारे पास में 4 पाई दे रखा है, तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 2 लैम्बडा आ जाएगा। ऑप्शन ब यहां पर सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कि 100 वोल्ट विभवांतर से त्वरित इलेक्ट्रॉन से संबद्ध डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य है। वैसे मैं आपको बता दूं कि V वोल्ट से विभवांतर प्राप्त करने के पश्चात इलेक्ट्रॉन की जो तरंगदैर्घ्य है वो 12.27 एंगस्ट्रॉम बट्टे में अंडरूड V होता है। एंगस्ट्रॉम का मतलब 10 की घात -10 मीटर होता है। इसे आप 1.227 नैनोमीटर अपॉन अंडरूड V लिख सकते हैं। तो यहां पर इसकी वैल्यू पुट करने पर देखिए क्या आ जाएगा हमारे पास में, 100 का अंडरूड हो जाएगा 10 और 1.227 अपॉन 10 नैनोमीटर, तो 10 का भाग लगाएंगे तो ऑप्शन से यहां पर सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है उसमें देखिए क्या है कि चित्र में दर्शाए तरंग परिपथ में निर्गम y होगा। देखिए यहां से आपने a दिया, यहां पर भी a, और ये हमारे पास में ये है नैंड गेट। कौन सा गेट है? नैंड गेट। तो नैंड गेट का जो आउटपुट होता है, जो भी आपने इनपुट दिया उनका पहले आप डॉट कीजिए फिर बार लगाइए। तो देखो a डॉट a हो जाएगा एक का बार, तो यहां से एक का बार आप दे रहे हैं। देखिए यहां पर भी सिमिलर तरीके से ये भी कौन सा गेट है? नैंड गेट है। तो b और b आप इनपुट दे रहे हैं, तो b डॉट b का बार और b डॉट b हो जाएगा b, तो b का बार b का बार। और यहां पर ये फिर से हमारे पास में नैंड गेट है, और नैंड गेट के अंदर क्या होता है, जो भी आप इनपुट देते हैं, जो भी आप इनपुट देते हैं, तो ये आप इनपुट दे रहे हैं, पहले आप उनका गुणा कीजिए फिर बार उनका। तो देखिए इसमें दे मॉर्गन पर में हम लगा देंगे a बार का बार प्लस b बार का बार, बार का बार हो जाता है, हट जाएगा तो a प्लस b आ जाएगा। ऑप्शन ए यहां पर सही होने वाला है। ये जो पूरा सर्किट है वो और गेट की भांति काम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला जो क्वेश्चन है वो है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें 6 रिक्त स्थान हमें मिले हैं कि एक समान आवेशित पतले गोलीय खोल के कारण उसके भीतर सभी बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र होता है। तो विद्यार्थी मैं आपको बता दूं कि ये हमें देखिए गोलीय खोल दे रखा है, खोखला हमें यहाँ पर एक गोला दे रखा है इस तरीके से, और ये आवेशित है, एक समान रूप से इसके ऊपर आवेश विद्यमान है, खोखला है। और मैं आपको बता दूं कि खोखले गोले के अंदर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो 0 होती है, तो इसमें विद्युत क्षेत्र का जो मान है वो कितना आएगा? 0 आएगा। नेक्स्ट देखिए कि अर्धचालकों की प्रतिरोधकता ताप में वृद्धि के साथ में चरघातांक के रूप से घटती है, तो यहां पर आएगा घटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि दो समान दिशा में प्रवाहित होने वाली विद्युत धाराओं के चालकों के मध्य यदि धाराएं एक ही दिशा में प्रवाहित हो रही है तो उनके बीच में लगने वाला जो बल होता है वो आकर्षण बल होता है। कौन सा बल होगा? आकर्षण बल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि प्राथमिक इंद्रधनुष में प्रकाश का कितनी बार? तो 2 बार तो अपवर्तन होता है और 1 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। तो 2 बार अपवर्तन होता है और 1 बार आंतरिक परावर्तन होता है। ये काफी इजी था। वैसे मैं आपको बता दूं कि कईयों के ये जो क्वेश्चन है उसमें कंफ्यूजन की स्थिति रही है। ये ऐसे एक जैसे बूंद है और इस बूंद के अंदर प्रकाश की किरण ऐसे आ रही है, तो यहां से आने के पश्चात ये अपवर्तित हो जाती है और ये यहां से जब बाहर निकलती है तब भी ये अपवर्तित हो जाती है। तो ऐसे जो प्रकाश की किरण है उसमें 2 बार, तो एक तो इस जगह पर, एक इस जगह पर 2 बार अपवर्तन हुआ, जबकि यहां पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन हुआ। तो 2 बार अपवर्तन होता है, 1 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। फिर देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें क्या पूछा गया है कि एकल धनावेश के कारण से विद्युत क्षेत्र रेखाएं दर्शाइए।
तो देखिए एकल धनावेश को हम इस तरीके से दिखा दें, और जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती है ये तो धनावेश है, जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होगी वो इससे दूर की ओर होगी, इसमें से बाहर की ओर इनकी डायरेक्शन होने वाली है। तो धनावेश से दूर की ओर होगी, Q ग्रेटर देन 0 के लिए जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वो इस तरीके से खींची जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि विद्युत द्विध्रुव के कारण से इसकी अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा। तो देखिए अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन r क्यूब। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि स्थायी चुंबक बनाने के लिए पदार्थ की दो विशेषताएं लिखिए कि स्थायी चुंबक बनाने के लिए पदार्थ में क्या क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए। तो देखिए पहली तो है उच्च धारणशीलता, उच्च धारणशीलता होनी चाहिए। इसके साथ में निग्राहिता का मान भी क्या होना चाहिए, उच्च होना चाहिए। तो उच्च धारणशीलता होनी चाहिए, उच्च निग्राहिता होनी चाहिए। इसके साथ में यदि आप उच्च चुंबकशीलता भी लेकर चलते हैं, उच्च चुंबकशीलता, तो स्थायी चुंबक के लिए उच्च धारणशीलता, उच्च निग्राहिता, उच्च चुंबकशीलता लिखकर आ जाते हैं तो आपका आंसर सही होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें देखिए क्या पूछा गया कि निम्न में से दो अनुचुंबकीय पदार्थ छांटे। हमें जो कुछ सोडियम, बिस्मिथ, तांबा, एल्यूमिनियम, सीसा ये सब कुछ दे रखे हैं, तो इनमें से हमें अनुचुंबकीय पदार्थ छांटने हैं। तो देखिए विद्यार्थियों जो बिस्मिथ है ये प्रतिचुंबकीय पदार्थ है, और जो कॉपर है वो भी एक प्रतिचुंबकीय पदार्थ है। ये जो एल्यूमिनियम है तो आपको इसमें अनुचुंबकीय पदार्थ देखने हैं, तो जो सोडियम है वो एक अनुचुंबकीय पदार्थ है, इसके अलावा एल्यूमिनियम है वो भी एक अनुचुंबकीय पदार्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि निर्वात नलिका मैग्नेट्रॉन द्वारा उत्पन्न विद्युत चुंबकीय तरंग का नाम है। तो सूक्ष्म तरंगें उत्पन्न की जाती है, सूक्ष्म तरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 28 सेमी है, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी। तो देखिए फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के मध्य जो रिलेशन होता है वो ये होता है, तो यहां से 28/2 यह आ जाएगी 14 सेंटीमीटर। और देखिए यदि आपको एकदम एग्जैक्ट यदि इसका आंसर देखना है तो यह अवतल दर्पण है, इसके लिए माइनस में होती है। तो ये है अवतल दर्पण की फोकस दूरी माइनस में 14 सेंटीमीटर। फिर देखिए फ्रेनेल दूरी प्रकाश की तरंगदैर्घ्य तथा द्वारक की साइज के मध्य संबंध बताने वाला सूत्र लिखिए। फ्रेनेल दूरी को हम जेड एप से पुट करते हैं, या आपको हमारे नोट्स में मिल जाएगा, a² के द्वारा इसको लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि p प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेश वाहक तथा अल्पसंख्यक आवेश वाहकों के नाम लिखिए। तो p प्रकार के अर्धचालक के अंदर बहुसंख्यक आवेश वाहक होते हैं होल, और अल्पसंख्यक आवेश वाहक होते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेंगे, अब जो सेक्शन है वो बी है, इसमें 1.5 अंक के क्वेश्चन होंगे। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है इसके बारे में मैंने जब मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस में बताया, हमारे जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनमें से एक क्वेश्चन को छोड़कर सारे के सारे क्वेश्चंस एज इट इज मिल रहे हैं, उनमें कोई डिफरेंस नहीं है। जो क्वेश्चन हमारे को एफएम आवृत्ति वाला आया था उसके अलावा सभी 55 अंक के क्वेश्चन आपको एज इट इज मिलने वाले हैं। देखिए कि 2 × 10⁻⁹ कूलाम आवेश के कारण इससे 9 × 10⁻⁴ मीटर दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत विभव की परिकल्पना कीजिए। और इसके लिए मैंने ये कहा था कि इसके ऊपर डिपेंड एक क्वेश्चन 100% आएगा, और ये मिल चुका है हमें। v बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन में r। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 × 10⁹, q की जो वैल्यू है वो है 2 × 10⁻⁹, और r की जो वैल्यू है वो है 9 × 10⁻⁴। क्लियर।
तो यहां से 9 कैंसिल हो गया, 10 की घात -9 से 10 की घात प्लस कैंसिल हो जाएगी, 2 गुणा 10 की घात प्लस में 4 वोल्ट आ जाएगा। क्लियर। अब जो क्वेश्चन है वो थोड़े से बड़े हैं, मैं आपको क्लियर कर देता हूं। यहां से 3 बिंदु आवेशों के निकाय के कारण से विद्युत स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो देखिए क्वेश्चन है 3 बिंदु आवेशों के निकाय के कारण से विद्युत ऊर्जा का व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो इसमें हम इसका व्यंजक प्राप्त कर लेंगे। देखिए आपको हमारे नोट से ये आपको मिल जाएगा, हूबहू मिल जाएगा, U बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस Q2 Q3 अपॉन R23 प्लस Q1 Q3 अपॉन R13, ये हमें प्राप्त होने वाला है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसी परिपथ में 0.1 सेकंड में धारा 5 एम्पीयर से 1 एम्पीयर तक गिरती है, तो यदि औसत प्रेरित विद्युत वाहक बल 200 वोल्ट है तो परिपथ में स्व प्रेरकत्व का आकलन कीजिए। देखिए E बराबर होता है माइनस में L डेल्टा I अपॉन में डेल्टा T। देखिए इन सब की वैल्यू क्या है, E का मान है 200 माइनस में L डेल्टा I हमारे पास में है 1 माइनस 5 बट्टे में डेल्टा T का जो मान है वो है 0.1। तो यहां से वैल्यू जो निकल कर आएगी वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और जब हम पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर हो जाएगा 1 माइनस 5 तो 4 आएगा माइनस का, पॉइंट हटाएंगे तो माइनस का 40, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो भाग लगाएंगे तो L बराबर हमें 5 हेनरी प्राप्त होने वाला है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है, देखिए कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण के लिए स्टेटमेंट लिखिए, फैराडे के नियम लिखना है और लेंज का नियम लिखना है। देखिए इनका सीधा सा स्टेटमेंट है जो फैराडे का नियम है। वैसे तो मैं आपको बता दूं फैराडे के नियम में 2 नियम है, प्रथम नियम और द्वितीय नियम। इसमें हमें दोनों ही नियम यहां पर पुट करने हैं। फैराडे का जो प्रथम नियम है वो हमें क्या कहता है, वो देखिए जो फैराडे का पहला नियम है, प्रथम नियम है, वो हमें ये कहता है कि किसी कुंडली या परिपथ से संबद्ध जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। और दूसरा जो नियम है वो हमें ये बताता है कि किसी परिपथ में या किसी कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। क्लियर। लेंज का नियम हमें क्या कहता है कि ये जो ऋणात्मक चिन्ह है वो लेंज के नियम से ही लिया गया है कि किसी कुंडलीय परिपथ में उत्पन्न प्रेरित धारा की दिशा सदैव उन्हीं कारणों का विरोध करती है जिसके कारण से वो उत्पन्न हुई है। इनका आंसर आप हमारे नोट्स में से देख सकते हैं। वैसे मैंने इनको बता भी दिया, लिखा नहीं है क्योंकि वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पर आपको जल्दी बता रहा हूँ। शक्ति गुणांक का मान निम्नलिखित परिपथों में ज्ञात कीजिए। शक्ति गुणांक होता है cos फाई, और देखिए शुद्ध धारितीय परिपथ के अंदर फाई की वैल्यू होती है 90 और cos 90 का मान क्या होगा 0। LCR अनुनादी परिपथ जिसमें फाई की वैल्यू हो जाती है 0, तो शक्ति गुणांक cos फाई बराबर cos 0 और cos 0 का मान होता है 1। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ट्रांसफार्मर में होने वाली किन्हीं 3 ऊर्जा क्षय ऊर्जा हानियों को बताइए और इसे कैसे कम किया जा सकता है, ये भी हमें पूछा है। पहला तो है कुंडलियों का प्रतिरोध। कुंडलियों का प्रतिरोध, कुंडलियों के प्रतिरोध की वजह से ऊर्जा हानि होती है, ठीक है, क्योंकि उनमें प्रतिरोध होता है और प्रतिरोध की वजह से ऊर्जा का क्षय होता है। और इनको दूर करने के लिए, क्षय को कम करने के लिए क्या उपाय करेंगे, तांबे का ऐसे पदार्थ की कुंडलियां बनाएंगे जिसका प्रतिरोध न्यूनतम हो। दूसरी जो कमी है वो है फ्लक्स क्षरण हानि, कि पहली कुंडली में से जो फ्लक्स है वो दूसरी कुंडली में से सारा का सारा पारित नहीं होता, इस कारण से भी ऊर्जा में हानि हो जाती है। इसको दूर करने के लिए एक ही क्रोड पर, दोनों को एक ही क्रोड पर लपेट देते हैं, दोनों ही कुंडलियों को एक ही क्रोड पर लपेट देते हैं, लपेटा जाता है। तीसरा जो है वो है भंवर धारा ऊर्जा हानि।
चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण ऊर्जा हानि होती है, भंवर धाराएं उत्पन्न हो जाती है और उनके लिए जो क्रोड है उसको खांचेदार बना देते हैं, खांचेदार, ताकि भंवर धाराएं कम से कम उत्पन्न हो। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है कि प्रकाश विद्युत प्रवाह की घटना में निम्न को परिभाषित कीजिए। सबसे पहले है कार्यफलन। तो कार्यफलन वह न्यूनतम ऊर्जा किसी धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालने के लिए जो न्यूनतम ऊर्जा की आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम ऊर्जा जिस पर धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन प्रारंभ हो जाए कार्यफलन कहलाती है। कार्यफलन को फाई नॉट बराबर एच न्यू नॉट से पुट करते हैं। निरोधी विभव क्या है कि ऋणात्मक विभव का वह मान जिस पर प्रकाश विद्युत धारा क्या हो जाए, शून्य हो जाए, तो उसको हम निरोधी विभव कहते हैं। वैसे इनका डिटेल्स जो आंसर आप हमें हमारे नोट्स में से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें हमें सीजियम का कार्यफलन दे रखा है, फाई नॉट बराबर हमें दे रखा है 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हमें यहां पर दहली आवर्ती पूछी है। मैं आपको बता दूं कि दहली आवर्ती फाई नॉट बराबर होता है एच न्यू नॉट, तो यहां से न्यू नॉट बराबर आ जाएगा फाई नॉट अपॉन एच। फाई नॉट की जो वैल्यू है वो देखिए क्या होती है, फाई नॉट की जो वैल्यू है वो हमें इस क्वेश्चन के अंदर दे रखी है 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको हम जूल में कन्वर्ट करने के लिए 1.6 इंटू 10 द पावर माइनस 19 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको 6.62 इंटू 10 द पावर माइनस 34, इससे हम इसको डिवाइड करेंगे तो देखिए 2.14 गुणा 1.6 यह आ जाएगा 3.424 और इसको हम डिवाइड करेंगे 6.62 से, तो ये आएगा हमारे पास में 0.517 इंटू 10 द पावर, ऊपर जाएगी तो ये प्लस में हो जाएगी 15 आएगा हर्ट्स। तो इसको आप 5.17 गुणा 10 की घात 14 हर्ट्स भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें हाइड्रोजन की निम्नतम अवस्था में ऊर्जा दे रखी है। इस दिशा में इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा हमें पूछी है। तो टोटल जो एनर्जी है वो माइनस में 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमें दे रखी है। गतिज ऊर्जा है वो हमें पूछी है। तो देखिए गतिज ऊर्जा कुल ऊर्जा के ऋणात्मक मान के बराबर होती है। तो माइनस में माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये जो वैल्यू आएगी वो प्लस में 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगी। फिर पूछा है स्थितिज ऊर्जा, तो स्थितिज ऊर्जा है वो कुल ऊर्जा की दुगुनी होती है 2 इंटू ई, तो 2 गुणा में माइनस में 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये आ जाएगा माइनस में 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर देखिए हमें यहां पर पूछा रदरफोर्ड मॉडल की 2 कमियां, और अगले क्वेश्चन में पूछा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की उस श्रेणी का नाम लिखिए जिसके जो रेखाएं उधर से प्रकाश क्षेत्र में पड़ती। तो देखिए नोट से देखें हमारे विद्युत चुंबकीय तरंगों का जो दृश्य भाग है वो बामर श्रेणी में दिखाई पड़ता है। फिर देखिए रदरफोर्ड मॉडल के दोष, एक तो परमाणु के स्थायित्व को यह नहीं बता सका इसके द्वारा कि भाई ऊर्जा क्षय होना चाहिए और उसके फलस्वरूप जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक में समाहित हो जाना चाहिए, इसकी व्याख्या नहीं कर सका। इसके अलावा परमाणु के स्पेक्ट्रम के बारे में व्याख्या नहीं कर सका, स्पेक्ट्रम में रेखाओं की तीव्रता के बारे में भी व्याख्या नहीं कर सका। ये सारे के सारे रदरफोर्ड मॉडल की कमियां आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए रेडियोएक्टिव क्षयता का नियम लिखिए। किसी रेडियोएक्टिव तत्व का क्षय स्थिरांक हमें दे रखा है, इसकी अर्धायु मिनट में ज्ञात कीजिए। तो देखिए रेडियोएक्टिव क्षयता का जो नियम है कि नाभिकों के जो क्षय होने की दर है वो उस समय नाभिकों की संख्या के समानुपाती होती है, और यहां से हम dn अपॉन dt विथ नेगेटिव साइन लैम्बडा इंटू एन के द्वारा हम इसको पुट कर सकते हैं। क्लियर। और वैसे इसको हम अलग अलग फॉर्मेट में लिख सकते हैं, वो सारे तरीके हमने आपको बता रखे हैं।
इस इसके अंदर हमें क्षय स्थिरांक लैम्ब्डा की वैल्यू दे रखी है 0.693 पर मिनट, प्रति मिनट। हमें यहाँ पर अर्धायु ज्ञात करनी है जो कि 0.693 अपॉन लैम्ब्डा होती है। जब यहाँ पर लैम्ब्डा की वैल्यू हम पुट करेंगे तो 0.693 से 0.693 कैंसिल हो जाएगा, 1 मिनट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि निम्नांकित को परिभाषित कीजिए, नाभिकीय संलयन, विखंडन और द्रव्यमान क्षति। देखिए नाभिक के विखंडन में क्या होगा, जब कोई भारी नाभिक दो या दो से अधिक लगभग समान द्रव्यमान वाले नाभिकों में टूट जाता है तो उसको हम नाभिक के विखंडन कहते हैं। विद्यार्थियों नोट्स के लिए आप हमें इन नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसके अलावा मैं बात करता हूं यहाँ पर नाभिकीय संलयन की। तो जो नाभिकीय संलयन अभिक्रिया है उसकी डेफिनेशन क्या है, ये आपके सामने हमारे नोट से ही मैं आपको बता रहा हूं कि देखेंगे आप यहाँ पर कि जब दो या दो से अधिक हल्के नाभिक मिलकर भारी नाभिक का निर्माण करते हैं तो उसको हम नाभिकीय संलयन कहते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे अब द्रव्यमान क्षति की जो डेफिनेशन है, देखिए द्रव्यमान क्षति, यह है द्रव्यमान क्षति कि परमाणु के नाभिक का द्रव्यमान उसमें उपस्थित न्यूक्लियनों के द्रव्यमान के योग से थोड़ा सा कम होता है। इस अंतर को ही हम द्रव्यमान क्षति कहते हैं, डेल्टा एम से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम तीसरा सेक्शन लेते हैं। इसमें देखिए व्हीटस्टोन सेतु का नामांकित चित्र बनाकर शून्य विक्षेप के लिए प्रतिबंध ज्ञात कीजिए। तो आपको P बाई क्यू बराबर R बाई S वाला रिलेशन यहाँ पर फाइंड आउट करना था। इसके अलावा अगला जो क्वेश्चन है कि एम्पियर का परिपथीय नियम से एक अत्यधिक लंबी धारावाही प्रणालिका के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त कीजिए, आवश्यक चित्र भी बनाइए। तो देखिए प्रणालिका की अक्ष पर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है म्यू 0 NI होता है। तो ये आपको चित्र बनाकर फाइंड आउट करना था। फिर देखिए व्यतिकर्ण फ्रिंज प्रतिरूप उत्पन्न करने के लिए यंग का द्विस्लिट प्रयोग का चित्र बनाइए और प्रदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई के लिए व्यंजक भी उत्पन्न कीजिए। तो प्रदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई का फॉर्मूला लैम्ब्डा इंटू कैपिटल डी बट्टे में स्मॉल डी होता है, ये आपको फाइंड आउट करना था। देखिए अब सेक्शन डी के कुछ क्वेश्चंस हम ले लेते हैं कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब रचना का निर्माण करके U, V और F के बीच में हमें रिलेशन फाइंड आउट करना था। तो 1/F बराबर 1/U प्लस 1/V वाला रिलेशन आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना था। देखिए काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन था ये, और यहाँ से भी ये वाला जो क्वेश्चन है वो भी काफी महत्वपूर्ण था। दोनों ही क्वेश्चन आ गए हैं, लगभग ये हर किसी पेपर में आपने देखे होंगे। इसके अलावा जो अंतिम क्वेश्चन है विद्यार्थी वो भी काफी आसान क्वेश्चन है। दिष्टकरण क्या है, पूर्ण तरंग दिष्टकारी का परिपथ चित्र बनाकर कार्यविधि समझाइए, प्रत्यावर्ती और निर्गम वोल्ट निवेशी और निर्गम वोल्टता के बीच में तरंग प्रतिरूप भी आपको बनाना था। इजी क्वेश्चन था। नेजर चालक किससे कहते हैं, पीएन संधि निर्माण की प्रक्रिया को आवश्यक चित्र बनाकर समझाइए, जेनर डायोड और पीएन संधि डायोड। वैसे विद्यार्थियों मैं आपको बता दूं कि इन जो बड़े वाले क्वेश्चन है उनका मैं सॉल्यूशन इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, वहां पर जाकर आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस में से आपने हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की जो पीडीएफ है वो देखी होगी, और उसमें से 55 मार्क्स के क्वेश्चन एज इट इज पढ़ रहे हैं। हमारे नोट्स में से भी जो क्वेश्चन है वो आपको एज इट इज मिलते हैं। इसके अलावा मैंने कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताए थे, और कुछ क्वेश्चंस मैंने ये कहे थे कि बिल्कुल सही ये हूबहू आएंगे, तो वो ही क्वेश्चन आपको मिले हैं। तो मुझे उम्मीद है आपका पेपर अच्छा गया होगा। और विद्यार्थियों यदि कोई क्वेश्चन छूट गया, रह गया है, तो भी आपको घबराने की या टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप अगले पेपर की तैयारी कीजिए। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद दोस्तों।